हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनोटोनिसिटी टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मोनोटोनिसिटी इनिशियल लेक्चर्स में आप समझ चुके हो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। इसकी ग्राफिकल टेस्टिंग, अच्छा एक इंटरवल में एक फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा लास्ट एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पैरामीट्रिक फॉर्म का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस तरह से चेक किया जा सकता है वो हमने समझा था। ये जो टॉपिक है आपका, जो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनस फंक्शन। मोनोटोनस फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन का अलजेब्रा। अलजेब्रा मींस कि दोनों फंक्शंस को अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा इस टॉपिक को कई बार जेईई मेंस में उठाया गया, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना है टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अलजेब्रा में हमने क्या किया, एक फंक्शन का नेगेटिव कंसिडर किया। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो हमने एक अजम्पशन यहां पे ली है कि fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने क्या बोला था कि अगर एक fx हमने एक फंक्शन लिया है तो उसका डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन टू 0 ओनली। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेके चलते हैं हम अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो। अब इसके अंदर आपको कहता है कि अगर एक फंक्शन का मैं नेगेटिव लेता हूं, देखो यहां पे अगर मान लिया फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर मैं उसका नेगेटिव फंक्शन ले लेता हूं, मतलब मैंने यहां पे ना g ले लिया आपके लिए माइनस ऑफ f, तो उसका नेगेटिव डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने f एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया तो उसका नेगेटिव क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रहा है कि जैसे मान लो आपके पास fx tan इनवर्स x है, तो मैंने यहां पे gx कंसिडर किया माइनस में tan इनवर्स x। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, इसका ग्राफ अगर आपने देखा है, तो मैंने आपको ग्राफिकली टेस्टिंग क्या बताई थी, आप अपने पेन को लेफ्ट साइड से उठाओ और ट्रेस करना शुरू करो। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का है, tan इनवर्स x का। लेकिन जब मैं इसका नेगेटिव कंसिडर कर लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आपने कोई भी फंक्शन लिया, अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसका नेगेटिव डिक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन आपने डिक्रीजिंग लिया तो उसका नेगेटिव इंक्रीजिंग। मतलब माइनस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड माइनस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिंपल सा फंडा है। लॉजिक अगर हम बात करें तो आपको पता है, यहां पर रफ में देखते हैं, आपको पता है कि अगर मान लो fx इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इसका नेगेटिव फंक्शन ले लेता हूं gx माइनस fx, तो इसका g डैश x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ना आपको पता है कि g डैश x अगर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में f डैश x, और आपको पता है f डैश x तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल g डैश x का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो gx हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है स्टार्टिंग का टॉपिक, तो आगे जाके क्वेश्चंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन या फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म हमने उसमें देखी कि एक फंक्शन का आपने नेगेटिव कंसिडर किया। अब आपने एक नॉन जीरो फंक्शन कंसिडर करना है, क्योंकि मैं रेसिप्रोकल की बात करने वाला हूं तो इट शुड बी नॉन जीरो। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं, अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने दो नंबर लिए x और y, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने यहां पे fx को, fx एक फंक्शन ले लिया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम यहां पे अगर बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर x ग्रेटर देन y है, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन हमने क्या पढ़ा इंक्रीजिंग की डेफिनेशन में, fx आपका fy से बड़ा होगा, इनइक्वालिटी सेम रहती है इंक्रीजिंग फंक्शन में। इनिशियल लेक्चर्स में यही तो पढ़ा हमने, x अगर ग्रेटर देन y है तो fx विल बी ग्रेटर देन fy। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं बच्चों, देखो इतना मैथ्स हमें आता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले, अरे तो भाई इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब मान लो मैंने यहां पे एक gx फंक्शन कंसिडर किया विच इज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन फंक्शन fx, तो यहां पर क्या हो गया, ये gx हो गया और यहां पे क्या हो गया, gy हो गया, 1/f इज gy, ये लेस देन की इनइक्वालिटी चल रही है। अब देखो अजम्पशन हमारे पास क्या है कि x ग्रेटर देन y बट gx लेस देन gy, मतलब gx के लिए क्या हुआ कि अगर x ग्रेटर देन y है तो उसका gx gy से क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डेफिनेशन किसकी है,
ये किसकी डेफिनेशन है? डिक्रीजिंग फंक्शन की। मानते हो बात? इनइक्वालिटी अगर चेंज हो जाए दो नंबर्स की तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहां पे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर मैंने एक फंक्शन इंक्रीजिंग कंसिडर किया और नॉन जीरो फंक्शन है वो, और उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, जो gx में मैंने उसका रेसिप्रोकल कंसिडर किया तो fx इंक्रीजिंग था, gx डिक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली अगर मैं fx डिक्रीजिंग फंक्शन लूंगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन तो है ही कि जो हमारा हमने फंक्शन कंसिडर किया दैट शुड बी पर्टिकुलरली नॉन जीरो, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव ऑफ i इक्वल टू डी, नेगेटिव ऑफ d इक्वल टू i। सेम रेसिप्रोकल में क्या चल रहा है? 1/i इज इक्वल टू डी, मतलब इंक्रीजिंग का रेसिप्रोकल करोगे तो डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिक्रीजिंग का रेसिप्रोकल करोगे तो इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेगेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। थर्ड हमारे पास है सम ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस, उसको देख रहे हैं हम। एफ और जी फिर से, मतलब अजम्पशन तो हमारे पास ये है ना कि मैं दोनों को इंक्रीजिंग ले रहा हूं, दोनों को डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं, मैं एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग भी ले सकता हूं। तो एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर करते हैं कि अगर एफ और जी दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब दोनों का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है स्ट्रिक्टली, तो कह रहे हैं इनका जो सम होगा वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे वेरीफाई करोगे? वेरीफाई कैसे करोगे? आपको पता है कि भाई एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है, देखो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो उसका जो एफ डैश एक्स होगा, एफ अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा जी अगर इंक्रीजिंग है तो जी डैश क्या होगा उसका? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। और अगर मान लो मैं दो वैल्यूज, अगर मैं एच एक्स ले रहा हूं, यहां पे एच एक्स ले रहा हूं सम ऑफ टू फंक्शंस, तो यहां पे अगर मैं एच डैश एक्स लेता हूं दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। अब एक बात देखो ना, एफ डैश पॉजिटिव था, जी डैश पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा? ओवरऑल पॉजिटिव। तो आपको जो एच डैश है वो भी पॉजिटिव मिल रहा है। इससे आपको क्या पता चला कि आपका अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और दूसरा भी इंक्रीजिंग है तो उनका सम भी इंक्रीजिंग होगा, सम भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप डिक्रीजिंग पे ले जाओ, अगर एफ आपका डिक्रीजिंग है तो एफ डैश क्या होगा? नेगेटिव। अगर जी डिक्रीजिंग है तो जी डैश क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव, ये तो पढ़ लिया हमने। तो एच क्या होगा? एच एक्स, एच डैश एक्स क्या होगा? अब आपने देखो ना, ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, तो दो नेगेटिव नंबर का सम क्या होगा? नेगेटिव। तो इस बार क्या हुआ? दो डिक्रीजिंग फंक्शंस का अगर मैं सम ले रहा हूं तो रिजल्टेंट फंक्शन जो है वो भी डिक्रीजिंग होगा, वो भी डिक्रीजिंग होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, या फिर डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, मतलब ऑर्डर तो एडिशन में कुछ भी हो सकता है। उस केस में आप पर्टिकुलरली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आपको सम को एज अ सिंगल फंक्शन लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव पर पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ओवरऑल डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इसमें आप अलग अलग फंक्शंस को देख के ओवरऑल फंक्शन का रिजल्ट नहीं बता सकते। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट से एनीथिंग इन जनरल, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग है तो हम ये जनरल वे में नहीं बोल सकते कि फंक्शन क्या होगा। अब एक एग्जांपल लिया हमने, क्योंकि इनका तो पर्टिकुलर एग्जांपल बन सकता है कि रूट एक्स को अगर आप देखोगे तो रूट एक्स का ग्राफ आपको पता होगा समवट ऐसे, ठीक है। अच्छा ये तो पता ही है ना आपको कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो उस डोमेन पे इसका जो डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव होगा। एफ एक्स आपका रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा एल एन एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, है ना। नेचुरल लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। अब दोनों इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब अगर मैं एच एक्स लेता हूं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इनका सम क्या होगा? आप लिखोगे ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल एच एक्स भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कहते हो? समझ आई बात? ठीक है। ग्राफिकली जज करोगे तो भी आपको पता है रूट एक्स का, ठीक है, फिर एल एन एक्स का ग्राफ ये ऐसे जाता है। तो ग्राफ आपके माइंड में अगर क्लियर है तो भी ठीक, अदरवाइज ये तो डेरिवेटिव करके भी आप चेक कर सकते हो कि यहां पे क्या आएगा? 1/x, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और जो लॉग है वो तो पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है, तो उन पॉजिटिव नंबर पे हमारा जो जी डैश आ रहा है, जी डैश एक्स जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव है। अच्छा इसका 1/2 रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स तो कब किस डोमेन पे है?
आपको डोमेन पे देखना होता है, जिस डोमेन पर फंक्शन डिफाइंड है उसी पे तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखोगे, ठीक है। तो उस पॉजिटिव नंबर पे हमारा एफ डैश एक्स जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स पॉजिटिव था तो हमारा 1/2 रूट एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीजिंग, तो सम ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ आया? क्लियर हो गया अभी तक? नेगेटिव फंक्शन क्लियर, रेसिप्रोकल क्लियर, सिंपल था, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ टू फंक्शन में अगर सेम नेचर है दोनों फंक्शन का तो आंसर मिल जाएगा, अगर डिफरेंट नेचर है तो आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उसके अभी आपको, ठीक है। अब दो फंक्शंस का डिफरेंस आ गया, देखो दो फंक्शंस के डिफरेंस में ना आप नए रूल्स नहीं पढ़ोगे, आपने जो नेगेटिव और जो सम पढ़ लिया ना उसी को यूज करके हम रिजल्ट बता सकते हैं। जैसे i माइनस आई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i प्लस माइनस ऑफ आई, i प्लस माइनस ऑफ आई, तो यहां पे क्या होगा, i तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस ऑफ आई क्या होता है बच्चों, अभी तो बात की हमने नेगेटिव की, वो तो d होता है, लो i प्लस डी बन गया। अब i प्लस डी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या आप? सम ऑफ टू फंक्शन जिसमें अलग अलग नेचर है, इसमें हम कुछ बता ही नहीं सकते, इसका तो पूरा एनालिसिस करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं एनालिसिस वाले, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ लो 2 मिनट लगा के, फिर आपको आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं। i माइनस डी को देखते हैं, i प्लस ऑफ माइनस ऑफ डी, अच्छा माइनस और डी क्या होता है, वो तो इंक्रीजिंग होता है, और अब बात क्या होगी, i प्लस आई, अभी पीछे पड़ा हमने, i होता है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा d प्लस माइनस आई ले लिया, माइनस आई की अगर मैं बात करता हूं, माइनस आई की बात करूंगा तो d हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड सम ऑफ टू डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? d माइनस डी, यहां पे माइनस डी ले लिया आपने, क्लियर। अब माइनस डी को क्या करोगे आप, i बना दोगे, और d प्लस आई क्या हुआ, कैन नॉट से एनीथिंग, है ना। जब तक सेम नेचर ना हो दोनों फंक्शंस का आप डायरेक्ट आंसर पे नहीं आ सकते, फिर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। चारों कैटेगरी क्लियर हो गई, नेगेटिव, रेसिप्रोकल, सम एंड डिफरेंस, ठीक है। दो और है हमारे पास बेसिक वाली, दो और है। पहले प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट में थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट हमें सामने आता है। इसमें ना जब प्रोडक्ट होता है दो फंक्शन का, तो हमें फंक्शंस पे भी बहुत ध्यान देना होता है, फंक्शंस पे। जैसे मैं कह रहा हूं मैंने दो फंक्शन लिए एफ एक्स और जी एक्स, उसमें पहले चेक करा एफ और जी इंडिविजुअल लेवल पे कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब मान लो वो मैंने चेक कर लिया, अगर आपको पता चल गया कि फंक्शन आपका पॉजिटिव है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। एफ एंड जी आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट आर पॉजिटिव, तो कहता है कि जो अगर एफ और जी दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी इंक्रीजिंग होगा। आप ऐसे तो मानोगे नहीं, एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो आपने क्या करा, एच डैश एक्स ले लिया बच्चों, एच डैश एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब आप जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो प्रोडक्ट होता है दो फंक्शन का, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस पे। तो एफ डैश एक्स इंटू में जी एक्स प्लस जी डैश एक्स और एफ एक्स, प्रोडक्ट रूल पे फ्लो में आप कर दोगे। अब देखो पॉजिटिव वैल्यूज जो मैं बोल रहा था फंक्शन की, उनका क्या रोल है, gx का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, fx का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा हम चेक कर चुके हैं या हमें गिवन होगा, मतलब उसका जो रेंज होगा, आप रेंज देख लोगे फंक्शंस का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए फंक्शन का। तो gx और fx का आंसर तो पॉजिटिव है। अब एक कंडीशन और हमने चेक करी इंडिविजुअल लेवल पे कि f इंक्रीजिंग है क्या, f इफ बोथ f एंड g आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली तो f डैश x का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, और g डैश x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। अब भाई दो पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम पॉजिटिव ही तो आएगा। तो कह रहा है इस सिचुएशन पर, तो इस सिचुएशन पर क्या आ रहा है कि अगर आप इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग कर रहे हो तो आंसर आपका इंक्रीजिंग ही आ रहा है, आंसर आपका इंक्रीजिंग ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ना कि ये पहला एफ एक्स इंक्रीजिंग था, जी एक्स भी इंक्रीजिंग था, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा इसका उल्टा केस देखें, उल्टा केस क्या है कि दोनों डिक्रीजिंग हो तो, अच्छा एफ और जी दोनों ले पॉजिटिव वैल्यू रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, और कह रहा है अगर वो डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। तो इसका दूसरा केस यहां पे बनाने की कोशिश करूं कि अगर एफ डिक्रीजिंग है
तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं, सिर्फ साइन ले लेते हैं, नेगेटिव होगा। अच्छा जी एक्स तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, ये भी ठीक है, प्लस प्लस बीच वाला प्लस जी डैश एक्स भी नेगेटिव होगा, और एफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। भाई ये टोटल आंसर नेगेटिव, ये टोटल आंसर नेगेटिव, और दो नेगेटिव का सम नेगेटिव ही आएगा, तो ओवरऑल एच डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आ रहा है, तो डिक्रीजिंग ही होगा बच्चों। ये तो समझ आई बात। इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। कंडीशनली दोनों फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए। डिक्रीजिंग इंटू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। कंडीशन वही सेम है कि दोनों एफ और जी की पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट ना इतना सिंपल नहीं है, प्रोडक्ट में क्या होता है, केसेस बन जाते हैं। जैसे केस 2 आपको दिख रहा है इसमें, इसमें कह रहा है एफ मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पर वो नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। केस चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे फटाफट साइन लगा के देख लेना, आपको ओवरऑल साइन पता चल जाएगा। अगर एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देखो इसका भी फटाफट से पहले एच डैश एक्स बना के रख लेते हैं बच्चों। एफ डैश एक्स इंटू में जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू में एफ एक्स। तो बनाए जरा इसको, कह रहा है एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, मान गए। अच्छा जी डैश एक्स डिक्रीजिंग है, नेगेटिव ले लिया। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया, जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिया, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव, और ये एफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेता है। ऐसा कंडीशन मैं समझा रहा हूं, हो कुछ भी सकती है, आपको चेक करना होगा वो तो। अच्छा जी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब देखना ओवरऑल ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आंसर विल बी पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है आपको, उस केस में हमारा जो एच एक्स होगा ना वो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। मतलब मिक्स में भी अगर होता है ना, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो आपको उसके फंक्शन की वैल्यू का चेक करना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो यहां पे क्या आएगा, कैन नॉट से एनीथिंग। इसमें आपको देखो मैंने थोड़ा सा चेक करके बताया कि एनालिसिस कैसे करोगे। अब फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वो एनालिसिस होता है कि आप उसकी रेंज चेक कर रहे हो, या क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दी होगी, उसको यूज किया हमने, समझे। तो अगर यहां पे अगर मान लो एफ इंक्रीजिंग है और वो पॉजिटिव ही ले रहा था, अच्छा जी डिक्रीजिंग है और वो नेगेटिव ही ले रहा था, तो हाँ चेंज हो सकता है। तो वही कह रहा हूं ना, इसका फिक्स आंसर नहीं है आई इंटू डी का, इसमें आपको चेक करना पड़ता है। क्लियर, प्रोडक्ट का पार्ट क्लियर हुआ। डिवीजन तो छोटा सा ही है। डिवीजन के भी जैसे हमने डिफरेंस में कुछ अलग से रूल नहीं पढ़े थे ना, हमने क्या किया था, सम और जो नेगेटिव वाला था उनके रूल्स को यूज कर लिया था। सेम डिवीजन में भी ऐसा ही है, आप प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल वाले को यूज कर लोगे। जैसे कि आपको कह रहा है अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, उनका डिवीजन क्या रिजल्ट देगा आपको। तो आपने क्या किया, इसको बहुत ही आराम से 1/d लिख दिया, 1/d लिख दिया। और 1/d का मतलब d का रेसिप्रोकल क्या होता है, i होता है, और i और i का प्रोडक्ट क्या होगा, i तो होगा, पीछे वाले पेज पे पढ़ा अभी। क्लियर। और d अपॉन i का क्या होगा, d अपॉन i का d इंटू 1 में i, और i का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, d होता है। और d और d का प्रोडक्ट क्या बताया मैंने अभी आपको, d और d का प्रोडक्ट क्या बताया, d होगा, याद हो जाएगा आपको भी, है ना, ये d होगा। चलो ये तो बात बन गई, ठीक है। तो इसके दो ही रिजल्ट है, इसमें क्या देखोगे आप, इंक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग होगा ही होगा, है ना, तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इंक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग देखोगे वहां पे नहीं गड़बड़ आ जाएगी। इंक्रीजिंग अपॉन अगर इंक्रीजिंग लोगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लिखोगे i इंटू 1/i, और 1/i क्या हो जाएगा, इंटू डी, और i इंटू डी को तो आप कुछ बता नहीं सकते, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब जो डायरेक्ट वाले है वो i/d और d/i का आंसर पता चलेगा आपको, है ना। i/i या फिर i/d को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, i/i और d/d को आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। अब कंपोजिशन लास्ट है ये, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको वही बोल रखा है जो हमने कंपोजिशन बेसिक पढ़ा हुआ फंक्शंस में, कि y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ u और u फर्दर एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। तो इसका कंपोजिशन क्या हुआ, मैंने मान लो g ऑफ f ले लिया, तो g ऑफ fx ले लिया मैंने। तो कहता है ये कंपोजिशन
इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, गिवन आपको नेचर दिया होगा, g का नेचर, f का नेचर दिया होगा, उस बेसिस पे कह रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन का नेचर क्या होगा, कैसा बिहेवियर होगा। तो जैसे मान लो बिहेवियर चेक करना है, मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, तो डेरिवेटिव तो करना ही है। तो मुझे जो y दिया हुआ है g ऑफ fx, मैंने dy बाई dx करा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, g डैश fx को पहले तो सेम ही रखेंगे, पहले g डैश कर दिया, फिर चेन रूल को यूज करते हुए f डैश x, ये हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। अब फिर से सेम कहानी कि मान लो अगर g मेरा इंक्रीजिंग है, देखना ध्यान से, g मेरा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और f भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल आंसर विल बी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग आएगा आंसर। क्या कहते हो, समझे? अब मान लो इंक्रीजिंग के साथ अंदर कॉम्पोजिशन डिक्रीजिंग की है, इसमें क्या होगा, मान लो आपका जो g वाला फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो उसका आंसर तो पॉजिटिव आएगा डेरिवेटिव का। अच्छा, फिर f लेकिन डिक्रीजिंग है, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव, तो उस केस में आंसर डिक्रीजिंग आएगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग के साथ कॉम्पोजिशन डिक्रीजिंग देके जाएगा। फाइनली डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग के साथ कॉम्पोजिशन हुआ तो क्या होगा, जैसे मान लो g डैश नेगेटिव आया क्योंकि डिक्रीजिंग है, f डैश नेगेटिव आया, अरे भाई मल्टीप्लीकेशन में तो इंक्रीजिंग ही हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये सब टर्म्स अगर आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक बार आप रिवाइज कर लो, ठीक है, अगर करना हो आप इसको बैक करके आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस इसके। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल ही लिया हमने, ठीक है। अब क्योंकि देखो ना, हम लोग साइन एक्स कोस एक्स ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन तो हम देख चुके हैं, एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने बेसिक जो थे वो करवा दिए थे आपको। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का हमारे पास अगर मोनोटोनिसिटी पूछता है तो देखो ना, साथ में डोमेन तो दे दिया, डोमेन दे दिया, हेल्प करेगा डोमेन। तो कैसे करेंगे, पहले ना आप देखो दो फंक्शंस को इजीली ब्रेक कर पा रहे हो, e रेज टू पावर sin x प्लस cos x। तो मुझे जो fx दिख रहा है, मैंने fx को कंसिडर कर लिया sin x प्लस cos x, और जो gx मैंने ले लिया वो e रेज टू पावर x है। देखो इसकी तो हमें कभी टेंशन होती नहीं, इसकी तो टेंशन होती नहीं, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में, ठीक है। तो π/4 से π/2 के लिए भी वैल्यू तो इसकी पॉजिटिव ही होगी, ये तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो देखते ही हमने टिक कर दिया है ना, इसका तो नेचर हमें पता है। तो ये होता है कि मतलब आपको ना जिनका नेचर पता, टाइम बचता है। अब इसको आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, दो फंक्शंस का सम है साइन और कॉस, है ना, और इस डोमेन में हम कैसे देखेंगे, तो इसको एक पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, √2 से, फिर भी करके दिखा देता हूं, डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, ये बाहर वाला √2 तो √2 ही रहेगा, रखे रखो। अंदर क्या किया हमने, sin x के साथ cos π/4, इसे cos π/4 ले लिया, cos x के साथ sin π/4, sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4, कितना हो गया, sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin x प्लस, ठीक है, हम यहां पे क्या लिख देंगे, sin x प्लस π/4। फंक्शन एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। कह रहा है अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसका नेचर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका नेचर चेक करना है। √2 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos विथ सेम एंगल x प्लस π/4। अच्छा, चेन रूल से जब एंगल का करा तो 1 + 0, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब वो कहता है कि जो डोमेन आपको दिया हुआ उस पर जरा काम करना शुरू करो। फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल π/4 से π/2, वो कहता है अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो क्या होगा, π/4 की वैल्यू रख दूंगा तो π/4 प्लस π/4 विल बी π/2। ध्यान से, π/4 प्लस π/4 विल बी π/2। cos 90 0, तो f डैश x का आंसर 0 आ रहा है, चलो मान गए। π/2 अगर मैं रखता हूं तो 90 प्लस π/4 है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है 90, और ये कितना 45 है, तो 135 डिग्री। cos 135 डिग्री की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन तो नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल या तो वैल्यू 0 आ रही है, या फिर क्या होगी, π/4 से जैसे ही आगे बढ़ोगे ये वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। तो f डैश x क्या हो गया, f डैश x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, f डैश x नेगेटिव हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 भी आ रहा है, पर्टिकुलरली π/2 अगर क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हो आप, तो हम क्या लिखेंगे, fx इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं लिख सकता,
ठीक है, इक्वल टू लगा दिया, डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल π/4 से π/2। अच्छा, ये अगर ओपन इंटरवल होता ना, π/4 का ओपन इंटरवल होता तो फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाती, क्योंकि फिर इक्वल टू 0 नहीं आता ना, 0 इंक्लूड नहीं होता, π/4 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। अभी π/4 पे क्लोज्ड इंटरवल है तो f' π/4 पे 0 भी आ रहा है, तो हमारा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल में। अच्छा, ये डिक्रीजिंग और वो इंक्रीजिंग, देखिए जरा, हमारे पास जो hx है वो क्या हुआ, hx क्या हुआ, g ऑफ fx दिख रहा है क्या आपको, g ऑफ fx, देखो g ऑफ sin x प्लस cos x, वेरीफाई कर लो, और g x e की पावर x था तो g sin x प्लस cos x क्या होगा, e की पावर sin x प्लस cos x। अब एकदम अगर याद नहीं है आपको तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे क्या है हमारे पास जो hx चल रहा है ना, g तो किसी भी डोमेन पे ले लो, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है हमारे पास, ठीक है, तो g तो मेरे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये मैंने fx अभी क्या प्रूव किया, डिक्रीजिंग फंक्शन आपके सामने। अगर आपको डाउट है तो कंपोजिशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या बनेगा, डिक्रीजिंग, ठीक है, तो क्या बना हमारा, hx क्या हो गया, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल π/4 से π/2। समझ आया कंपोजिशन का कैसे मतलब एप्लीकेशन हो सकता है यूज, ये देख रहे हो आप कि अलग अलग, वैसे अगर आप इसका डेरिवेटिव करो, मान लो ये एक्सपोनेंशियल का सेम कर दिया, फिर sin x प्लस cos x का कर रहे हो आप, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे है ना इसके बीच में, फिर आप काम करोगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन जब कंपोजिशन सीख ही ली, जिसमें एक फंक्शन को तो आप डायरेक्टली देख के बता ही रहे हो, दूसरे फंक्शन को फटाफट से सिंप्लीफाई करके देखा, डेरिवेटिव देख लिया, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और ओवरऑल कंपोजिशन वाला रूल हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलो ये तो बेसिक ही था, थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। जैसे ये एक है हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आपने सीखा हुआ है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी जो निकालना, मैं इसको कंपोजिशन से भी करके दिखाता हूं, है ना। देखते हैं y कितना दिया बच्चों, y दिया है √2x माइनस एक्स का स्क्वायर, 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। पता कभी ऐसा जो फंक्शन दिया होता है ना, खासकर अलजेब्रिक फंक्शन, इनका डोमेन निकाल के रख लिया करो, क्योंकि अंडर रूट वगैरह आ गया, सारी वैल्यूज तो वैसे ही नहीं लेगा, तो मैं इस फंक्शन का पर्टिकुलरली पहले डोमेन निकाल के रख रहा हूं मैं, फिर कंपोजिशन पे बात करेंगे। डोमेन के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्चुअली 2 यहाँ पे ना बढ़िया बनता नहीं है, 2z जैसा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, लो कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मैं तो नेगेटिव रखता नहीं, ठीक है, एक आदत डाल लो, इसको माइनस कॉमन लिया, डायरेक्टली कर सकते हो स्टेप से, स्किप कर सकते हो आप स्टेप से, ठीक है, आपको बस वही अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करके दे रहा हूं। जब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी भाई रिवर्स हो गई, एक्स कॉमन ले लिया, है ना, आप डोमेन डायरेक्टली सोच सकते हो, ये आ गया। नंबर लाइन पे मैंने क्या किया, 0 रखा, 2 रखा, अच्छा 0 भी इंक्लूड हो रहा है, 2 भी इंक्लूड हो रहा है, लेस देन की इनइक्वालिटी कितनी बार बता चुका हूं, विद इन द इंटरवल होती है, तो इसका डोमेन क्या आ गया बच्चों, इसका डोमेन क्या बन गया, x की वैल्यू 0 से 2 इंक्लूड करेगा तो दोनों वैल्यूज को, ठीक है, आ गई बात समझ। ये तो मैंने फंक्शन का डोमेन निकाल के रख लिया। अब कहता है इसमें जो दो कंपोजिशन, मुझे कंपोजिशन जो दिख रही है उसमें मैंने क्या करा, fx को ले लिया, ध्यान से देखना, 2x माइनस में x का स्क्वायर, और gx को मैंने ले लिया √x, है ना, gx को ले लिया √x। क्यों लिया ऐसा, देखो इसको तो हम जानते हैं ना, अभी पीछे एग्जांपल में भी देखा था, ये तो बेचारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, अपने पूरे डोमेन में, इसका डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी। एक एक करके चलो बात करते हैं, अब fx पे आ जाते हैं। ये फायदा होता है, मतलब जब एक फंक्शन आपका जानकारी वाला हो गया ना, तो आपकी वर्किंग आधी हो जाती है। आपने इसको फटाफट से f' करा, जो कि आसान है, 2 माइनस में 2x, आपने 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस में x हो गया f'। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या होता है, जिसपे मेरा डेरिवेटिव, मेरा नहीं मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो। क्रिटिकल पॉइंट की 2 कंडीशन होती है, ध्यान रखना, एक ही कंडीशन पे चलते रहते हो तुम लोग, f' 0 लेते हो, वो तो होता ही है, f' जिस पे नॉट डिफाइंड होता है ना, वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, f' को 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 मिल गई। अच्छा, नंबर लाइन पे मैंने 1 प्लेस कर दिया। अब वो कहता है 1 से इधर कोई एक वैल्यू लेके देखना, 1 से इधर एक वैल्यू लेते हो, मान लो मैंने क्या करा, 2 ले ली, तो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2
1 - 2 नेगेटिव आ रहा है, मतलब इधर तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर 0 रखा तो इधर पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया कि भाई जो f है वो इंक्रीज कर रहा है इन -∞ से 1। ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे अगर ओपन इंटरवल ले रहा हूं ना, रुको, ओपन इंटरवल ले रहा हूं तो यहां पे लिखा जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ से 1 ओपन इंटरवल, है ना। अगर मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले सकते हैं हम। और f इज स्ट्रिक्टली, st मतलब स्ट्रिक्टली लिख रहा हूं मैं यहां पे, डिक्रीजिंग इन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी f के बारे में। अब g के बारे में बात कर लेते हैं, फिर कंपोजिशन पे जाएंगे और डोमेन को भी देखेंगे। बिना डोमेन को देखे बात नहीं कर सकते। gx मेरे को यहाँ पे दिख रहा है √x है, √x का ग्राफ हमें पता है कि भाई ये पॉजिटिव की तरफ ही जाता है सिर्फ। ठीक है, और g जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसमें है? आप लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी में। देखो वैसे तो इसका डोमेन क्या है, 0 इंक्लूडेड टिल इन्फिनिटी। अच्छा, यहां पे मैंने क्या किया, 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया, क्योंकि अगर 0 लोग होता है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पे क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। उसका डेरिवेटिव जब मैं देखूंगा तो x की 0 की वैल्यू पे देखूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पर हमारा g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक जो फंक्शन है देखो वो चेंज हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट पे, और एक फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। तो यहां पे जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है ना, आप उसको कंसिडर करो। अब मैं यहां पे केस 1 ले रहा हूं। केस 1, सबसे पहले फंक्शन का डोमेन देखो 0 से 2। अब 0 से 2 में अपना क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। हमारा क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप देखोगे 0 से 1, पहले आप क्या देखोगे, 0 से 1। अच्छा, मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देना चाह रहा हूं तो मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा। 0 से 1 मैंने लिया। ठीक है, मैं फंक्शन को देखो, ये तो कह रहा है -∞ से 1। नहीं, आप इतना पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि जो फंक्शन है वो तो 0 से शुरू हो रहा है ना डिफाइंड। तो 0 से लेके मैं चला गया 1 तक। ठीक है, 0 से 1 में अब देखो ये -∞ से 1 फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो भाई 0 से 1 में क्या होगा, तब भी इंक्रीज होगा। f क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, g को देखना, g कैसा हो रहा है, 0 से 1 में g तो इंक्रीजिंग है ही, वो तो पूरे में ही है इंक्रीजिंग, पर चलो ले लेते हैं। अब कहता है दो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंपोजिशन है ना, ये दो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंपोजिशन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं hx लेता हूं, जो कि एक्चुअल में आपको gfx दिख रहा है, आप देख लो करके, इतनी सी है हमारे पास जगह। 2x माइनस में x² लिया और g √x है, तो ओवरऑल कितना आ गया, 2x माइनस में x² आ गया। तो यहां पर माइनस अलग, x और ये 2 अलग। तो यहां पे क्या आ रहा है कि अगर f इंक्रीज कर रहा है, g डिक्रीज कर रहा है, सॉरी f इंक्रीज कर रहा है, g भी इंक्रीज कर रहा है, तो h क्या होगा, वो भी इंक्रीजिंग होगा। किसमें होगा इंक्रीजिंग, 0 से 1 में। hx क्या हो गया, 0 से 1 में इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये हो गया। दूसरा केस क्या ले, अब हम दूसरा केस क्या लेंगे, 0 से 1 तक तो बात बन गई, अब 1 से आगे चलो सिर्फ 2 तक ही जा सकते हो। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 से सिर्फ 2 तक जा सकते हो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ले रहा हूं मैं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता पाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा एक्यूरेट बिहेवियर होता है। अब यहां पे देखा 1 से 2 के बीच में, देखो 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है, f तो डिक्रीज कर रहा है, f आपका डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, g की बात करूं तो वो तो इंक्रीज ही कर रहा है ना भाई, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंपोजिशन आ गई, है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंपोजिशन का आंसर क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यहां पे h क्या करेगा, इस बार डिक्रीज करेगा इन 1 से 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, h इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1 और h इज डिक्रीजिंग इन 1 से 2 ओनली। ये दो छोटे छोटे ओपन इंटरवल आ गए। 0 से 1 में हमारा h मतलब मैंने ये लिया, y को मैंने h बोल दिया, hx ले रहे थे ना हम कंपोजिशन फंक्शन को, hx। तो आपको मैंने
कंपोजिशन से इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया। इसको आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन कंपोजिशन की एप्लीकेशन यहाँ पे हमने समझ ली। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, ठीक है, दोनों इंक्रीजिंग, दो केस बन रहे थे इसमें हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करें, साइन ln x है, कॉस ln x है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा कर सकते थे कि साइन x माइनस कॉस x और फिर ln x कंपोजिशन। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को मैं नॉर्मल मेथड से भी कर सकता था, इसको भी कंपोजिशन है नॉर्मल से भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें चलो नॉर्मल मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा। दोनों अप्रोचेस समझ आनी चाहिए ना आपको। अब जैसे यहाँ पे fx है, अब यहाँ पे ना साइन के साथ एंगल में ln x लिख दिया, नेचुरल लॉग कॉस ln x। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है या डिफरेंस है, कोशिश करो उसे एक में कन्वर्ट करने की। तो अभी तो हमने पीछे करा, फर्स्ट जो कंपोजिशन क्वेश्चन लिया था, √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे, माइनस में कितना हो जाएगा 1/√2 कॉस ln x, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं fx को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहां पे, तो कितना हो जाएगा साइन ln x cos π/4, है ना, माइनस कॉस ln x साइन π/4। तो ये बन गया साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो ये बन जाएगा साइन ln x माइनस में π/4। एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सामने आया, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं, f'(x) में क्या हुआ, √2 को ऐसे रखा, साइन का तो हो गया कॉस पॉजिटिव वाला, ln x माइनस में π/4। अब इसमें चेन रूल लगाओगे अगर आप, तो ln x नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता, π/4 का 0 हो गया। तो f'(x) आपको क्या दिख गया, √2/x और कॉस ln x माइनस में π/4। अच्छा, कॉस को पॉजिटिव या नेगेटिव अगर चेक करना ना, उससे बेटर साइन का होता है। साइन का ना आपको प्रॉपर दिख रहा होता है पाई वाले इंटरवल में कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा बेटर इंटरवल होता है ना। पाई आपका 0 से पाई, फिर आपका 2π से 3π, इस तरह से चल रहा होता है। तो इसको मैं काम कर रहा हूँ, f'(x) को ना साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है, बेसिक वे में आप करते आ रहे हो। आप इसको लिख सकते हो साइन π/2 प्लस थीटा। आई बात समझ, मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा, बस। तो f'(x) का आंसर क्या बन गया मेरे पास, √2/x साइन π/2 माइनस π/4 इज प्लस π/4 प्लस ln x। अच्छा, अब x के बारे में देखो, एक शुरू से बात चलती आ रही है, ये चीजें डिफाइंड ही तब होगी, ये साइन का एंगल डिफाइंड ही तब होगा जब x पॉजिटिव होगा, है ना। लॉग कहाँ पे डिफाइंड होता है, x ग्रेटर देन 0 पे। मतलब अगर आप इसको मेंशन करना चाहो तो शुरू में ही आपको पता है कि x तो 0 से बड़ा ही होगा, x पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x पॉजिटिव होगा तो लॉग डिफाइंड होगा, है ना। तो आप साइन के एंगल की वैल्यू देख सकते हो, कॉस के एंगल की वैल्यू देख सकते हो। अगर लॉग ये ही वैल्यू अनडिफाइंड आ गई तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला हमने, और यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो ln x हमारा जो x है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे f'(x) जो आपने निकाल लिया, उसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, √2/x साइन, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, π/4 प्लस ln x। अब इसमें देखो मैंने आपको क्यों मेंशन करा कि x तो पॉजिटिव है ही, है ना, इसको सिंस लिख के छोड़ देते हैं कि x तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि नहीं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x पॉजिटिव है तो सारी डिपेंडेंसी इंक्रीजिंग दिखाना, मुझे देखना है वो इंटरवल जिसमें मेरा गिवन फंक्शन इंक्रीज करे। तो ये पूरा f'(x) पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, फॉर f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग के लिए यही तो होगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा तो इंक्रीजिंग में तो मैं ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी ले सकता हूं। तो f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि x तो पॉजिटिव है ही, x तो पॉजिटिव है, √2 पॉजिटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ या ये 0 हुआ तो f'(x) पॉजिटिव या 0 हो सकता है। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव या 0 कब होती है, ये मैं आपको बोल रहा था। ये वैल्यू कहां पे होगी, आपकी 2n पाई, ठीक है। यहां पे इसका जो एंगल है, जो इसका एंगल है
वो 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई के बीच में अगर होता है तो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कंडीशन होती है। मतलब हमारे पास जो साइन का जो अगर एंगल है, साइन का जो एंगल है वो आपका 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई के बीच में अगर होता है तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, इसका मतलब जैसे ग्राफ अगर आप देखते हो, ये देखो ना, तो इसमें अगर आप देखो ये पॉजिटिव कहाँ पे, 0 से पाई, फिर कहाँ पे 2 पाई से 3 पाई, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे n को मैंने 0 रखा तो 0 से पाई हो गया, फिर n को मैंने 1 लिया तो क्या हुआ, 2 पाई से 3 पाई हो गया, समझ रहे हो। फिर 4 पाई से 5 पाई आएगा, उस रीजन में हमारा साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू ऑफ साइन एक्स की पॉजिटिव कब आएगी, जब उसका एंगल 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई के बीच में हो। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। पाई बाय 4 का इधर भेजा, 2n पाई माइनस में पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू ln x लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई तो था ही, माइनस पाई बाय 4 इधर भेज दिया, ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा अगले स्टेप में। अब नेचुरल लॉग को जब इधर भेजते हैं तो क्या होता है, अच्छा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेचुरल लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में अगर मैं शिफ्टिंग करता हूं, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूं, तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपको पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने। यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करा तो ये e की पावर आ गया 2n पाई माइनस में पाई बाय 4, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ x रह गया, ये e की पावर 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 मैंने बताया था 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, जहाँ पे आप साथ में मेंशन कर रहे हो n बिलोंग्स टू i। तो भाई इस इंटरवल में, x के इस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। तो ये भी एक तरीका होता है करने का क्वेश्चन को सॉल्व, समझ गए, क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा यूज हुआ इसमें, क्वाड्रेंट भी देखा आपने। अच्छा, फॉर्मूला जो एक सिंगल बनाते हैं कॉम्बिनेशन, ही तो हम 11th में बहुत बेसिक लेवल पे करते आ रहे हैं। फिर कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है ये बहुत मैटर करता है। तो इसका ना, इसका इजी अप्रोच ये है, इसको कंपोजिशन से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया था। आप मान लो gx को ले लो sin x माइनस cos x और फिर hx को ले लो ln x, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर चेक करोगे, उसमें ln x तो आपका इंक्रीजिंग है ही, फिर आपका sin x माइनस cos x को फिर सिंगल फंक्शन बनाओगे, उसको चेक करोगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया ना बच्चों, इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, नो डाउट। एक 11th का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज होगा इसमें। ठीक है, मैं आपको उसको रिपीट कर दूंगा उस कॉन्सेप्ट को, पर ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कि मैं बता रहा हूं ना, कैलकुलस में काफी सारी चीजें फंक्शंस की, क्वाड्रेटिक की यूज होती है। तो अभी तक जो भी मैंने करवाया उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैं साथ में यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, तो ध्यान से समझना इनकेस अगर आपको उसमें डाउट हो। ए की वैल्यू बतानी है, फंक्शन मुझे गिवन है, उसमें हर जगह ए इंक्लूड कर दिया, कह रहा है डिक्रीजेस मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मुझे ए की वैल्यू बतानी है। डिक्रीजिंग बोल दिया ना, तो f डैश x निकाल के पहले थोड़ी सी बात करते हैं। a प्लस 2 को ऐसे ही रखा, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस 3a ऐसे ही रखा, x स्क्वायर का हो गया 2x, प्लस 9a ऐसे रखा, x का हो गया 1। सिंप्लीफिकेशन में मेरे पास कितना आ गया, 3 टाइम्स a प्लस 2x का स्क्वायर माइनस में 6ax प्लस 9a, ये मेरे पास f डैश x आ गया। इफ fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा मैंने, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं लिखा था, तो मैं भी नहीं ले रहा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका f डैश x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो इसका मतलब है 3 टाइम्स a प्लस 2 x का स्क्वायर माइनस में 6ax प्लस में 9a लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा। यहां पे 3 कॉमन ले लिया, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को अगर मैं उधर डिवाइड में भेज दूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद सिचुएशन ये आ रही है, 3ax 3 नहीं सॉरी 2ax प्लस 3 टाइम्स a, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है। अब पता है, ये मैं जो बोल रहा था आपको, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x। इधर अब बात करते हैं, देखो अगर एक क्वाड्रेटिक कह रहा है कि नेगेटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, आपको ना मैं 6 ग्राफ बनाता हूं, उसमें से 3 ही काम आएंगे, 1 2 और ये तीसरा ऐसे, फिर ये बनता है ग्राफ ये, ठीक है, ये हो गया और क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इनमें सब में क्या होता है, इन तीनों में a पॉजिटिव है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तीनों में, ठीक है, और इन तीनों में a नेगेटिव है, तभी डाउनवर्ड पैराबोला है ना, इतना तो आप समझ रहे हो।
ठीक, इसमें आपको पता होना चाहिए डी पॉजिटिव होता है, तभी दो रूट्स है। इसमें डी इक्वल टू 0 होता है, इसमें डी नेगेटिव होता है, नो रियल रूट्स। सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है और डी लेस देन 0 है। केसेस समझ आए? केसेस समझ आए? आपको कहता है कि अगर मान लो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है कुछ, तो इसके बारे में एक तो मुझे नहीं पता है ना, इसके बारे में मुझे यहाँ पे नहीं पता। अब a की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना, कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर का, अब वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब लेस देन की इनइक्वालिटी होती है ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो उस केस में आप इसको ना, आप इफ a प्लस 2 इज लेस देन 0, दैट मीन्स a इज लेस देन -2। अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो हमारे पास फिल्टर हो गए ये 3 केस आ गए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब ये चीज अगर नेगेटिव है, तो ये वाले तो केस हट गए, इनकी तो मुझे बात नहीं करनी, ये 3 केस आ गए। उसमें कहता है कि तुम्हारा जो फंक्शन है ना वो 0 और नेगेटिव कब है। देखो फंक्शन जो है वो 0 और नेगेटिव कब है, ये देखो 0 यहाँ वाले पे है, फंक्शन यहाँ पे 0 हो सकता है और नेगेटिव है, डी इक्वल टू 0 पे। और यहाँ पे भी तो देखो फंक्शन नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव का मतलब देखो ये y की वैल्यू देखो ना, ये सारी ये नेगेटिव है वैल्यू, नेगेटिव y पे है। तो इस केस के लिए अब मैं ये हटा दूं, ये आप लिख लेना, ठीक है, केसेस लिख लेना। तो इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसमें तो देखो फंक्शन तुम्हारा ना क्या हो रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, फंक्शन 0 भी आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। किस केस में, जब d 0 है। और इस केस में तो फंक्शन प्योरली नेगेटिव आ रहा है, नीचे नीचे की तरफ है ना, ओरिजिन से नीचे है y एक्सिस के। तो हमारे पास कह रहा है कि अगर मेरा fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, जो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो उस केस में मेरा जो d होगा, d जो होगा, इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दूं मैं, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आप केसेस को नोट कर लो क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, कि मुझे जगह चाहिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, fx लेस देन इक्वल टू 0 कब हो रहा है, उन दो पॉसिबल केसेस पे। चलो इसको यहां पे अब ढंग से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं फॉर a लेस देन -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नेगेटिव लिया ना, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं। फॉर a लेस देन -2 इफ fx, ये लिख रहा हूं मैं कंडीशन आपके लिए, लेस देन इक्वल टू 0 है, देन जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये मैंने आपके लिए कंडीशन लिख दी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कंडीशन है। अगर आपको आती थी तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस अगर कहीं पे भूल गए थे आप, स्किप हो गया था माइंड से, तो आपके सामने कंडीशन है, ध्यान रखना। ये आगे मैक्सिमम मिनिमम में भी बहुत जगह लगेगी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट टॉपिक है। d लेस देन इक्वल टू 0, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना दिख रहा है मुझे, माइनस में 2a, ठीक है, माइनस में 4, a कितना दिख रहा है, a प्लस 2, और c कितना दिख रहा है, 3a। देख लो आप एक बार, लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी चल रही है, सॉल्व करते हैं इसको। ये तो हो गया 4a स्क्वायर, माइनस में 4, ये पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 6a लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे 4 कॉमन लिया मैंने, 4 कॉमन लिया, 0 के नीचे चला गया, पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी को उधर भेज दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी सेम रहती है। a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर प्लस में 6a लेस देन इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर माइनस 6a। अच्छा सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, जितना जल्दी कर सकते हो करो, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि इनकेस अगर आप ट्राई कर रहे थे इस क्वेश्चन को तो कहीं कुछ गलती हुई हो या अनमैच हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, फिर -2 कॉमन ले लिया, इनफैक्ट -2a कॉमन ले लिया, -2a कॉमन ले लिया, तो यहां बचा a प्लस 3। अच्छा पॉजिटिव नंबर होता ना उसको उधर भेज देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं आती। नेगेटिव को अगर मैं इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करता हूं कि -2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो क्या आ गया, a प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इनइक्वालिटी जब से हमने AOD शुरू किया है बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप नंबर लाइन पे क्या करोगे, आपने -3 रख दिया और 0 रख दिया, है ना, जिसमें -3 और 0 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, लो ये इंक्लूड हो रहे हैं। अच्छा ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है, आउटसाइड द इंटरवल की वैल्यूज लेनी है आपको, ये और ये लेना है ना, ये इन्फिनिटी पूरा यहाँ पे आ रहा है, -∞ से इन्फिनिटी तक। लेकिन एक अजम्पशन तो आप करके चल रहे हो ना, -2, तो यहाँ पे क्या, अगर -2 तो यहाँ पे आता है, इसने बोला था -2 से कम लेनी है वैल्यूज, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 से कम और 0 से ज्यादा, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये -3 से कम वाला। तो इसमें क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, a किसको बिलोंग कर रहा है, -∞ से
-3 क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि -3 तो इंक्लूड हो रहा है ना, इसने -2 से कम बोला था और ये -3 से ये कम, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये -3 से इन्फिनिटी वाला पार्ट, तो a बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ? तो है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन का ही क्वेश्चन ना, लेकिन हमने इसमें क्या करा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी यूज कर लिया। ठीक है, ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा का टॉपिक है ना क्वाड्रेटिक का, तो उसी में डाला आपका अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनस फंक्शन। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, लास्ट टॉपिक का मतलब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो ना इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अब इंटीग्रेशन देखो आपने पढ़ी नहीं है और इंटीग्रेशन का इसमें यूज भी नहीं है, लेकिन एक स्पेशल क्वेश्चन है। अब ये तो है नहीं हम इंटीग्रेशन करने के बाद फिर वापस इस पे आते, क्वेश्चन ऐड कर दिया। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। fx एक बहुत ही बढ़िया एक हैवी सा फंक्शन बना दिया आपका -c²। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है नॉर्मल ब्रैकेट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है। जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यूज करेगा तो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यूज किया है ना। -c² + b - 1c - 2 ब्रैकेट में x, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, एक फंक्शन दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक। कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मुझे पॉसिबल वैल्यूज बताओ b की फॉर एनी c बिलोंग्स टू r। मतलब काफी ज्यादा हो गया ये तो। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें जो फंक्शन दिया है उसको उठाया, पहले फंक्शन लिख के देख लेते हैं कैसा लग रहा है लिखने में। -c² + b - 1 इंटू में c माइनस में 2, यहाँ पे x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x प्लस cos 4x dx। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अभी जिन बच्चों को इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है उनको बस एक वर्ड पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब अगर आप d/dx करते आ रहे हो ना, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये साइन इंटीग्रेशन का होता है। अगर आप d/dx कर दोगे इंटीग्रेशन का, कोई चीज अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है लेकिन अगर आपने उसका डेरिवेटिव कर दिया तो डेरिवेटिव और ये क्या एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन भी हट जाएगा और डिफरेंशिएशन तो होना ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या काम हुआ? उसने इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दिया बस। ठीक है, अच्छा यहां पे ना वैसे तो एक रूल होता है लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, लेबनीज रूल अंडर इंटीग्रल साइन, ये वो लगता है इसमें। उसमें क्या करते हैं हम कि मान लो ये रूल तो हट गया, फिर जहां जहां पे एक्स है ना अपर लिमिट रखोगे एक्स की जगह और माइनस लोअर लिमिट रखोगे, तो इसमें ना इतना ज्यादा यूज हो नहीं रहा। आगे बिल्कुल जो हायर कैलकुलस बढ़ता जाएगा मैं आपको वो भी रूल पढ़ा दूंगा। अभी आपको क्या करना है, देखो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। मुझे पता है fx दिया है, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो f' निकालना है। हमने बहुत ही आराम से f' से स्टार्ट किया। -c² + b - 1c - 2 आपने क्या किया, ये सारा x का कोफिशिएंट था, x का हो गया 1, x का डेरिवेटिव हो गया 1। जब मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, जब मैंने इसके डिफरेंशिएशन की बात करी तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन को क्रॉस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। और ये जो अपर लिमिट है, जहां जहां पे x है आप अपर लिमिट रखोगे, देखो तो x की जगह तुम x रखोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सही बात है। अच्छा, फिर माइनस लगा के तुम लोअर लिमिट रख दो। अगर आप लोअर लिमिट रख दोगे इसमें 0 प्लस यहाँ पे cos 0 1 आ जाएगा। नहीं, इसमें वो रूल लगाओ ही मत। आप अभी एक काम करो, सिर्फ इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन ने इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर दिया, बस यही ध्यान रखेंगे अभी हम। ठीक है, यही ध्यान रखेंगे। और इसको अब हम ना एक काम करेंगे, एक सिंगल एक्सप्रेशन में लगाएंगे। अभी जो मैं बोल रहा था आपको लेबनीज रूल, उसको अभी आप कंसिडर मत करना। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैं जब डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो सिंपली इंटीग्रेशन हमारी क्रॉस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, अब इसमें ये इस एक्सप्रेशन का तो कुछ हो नहीं सकता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसको देखना है, इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। करते हैं स्टार्ट। -c² + b - 1c माइनस में 2, ये हमने ऐसे एक ब्रैकेट में रख दिया और यहां पे काम करना शुरू किया। sin² x प्लस cos 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos² x का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टेप्स बचाओ, cos 4 को cos² का स्क्वायर लिखा और cos² x को लिख दिया 1 - sin² x। क्या लिख दिया, 1 - sin² x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हमने स्टेप्स बचा लिए। f' -c² + b - 1 इंटू में c -2 तो चल ही रहा है, प्लस यहां पे है sin² x प्लस a - b का होल स्क्वायर लगाओ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये sin raised to power 4x हो गया और -2 sin² x आ गया। चलने दो अभी थोड़ा सा।
एफ डैश एक्स, साइन रेज टू पावर 4x को मैंने सबसे पहले लिख दिया साइन रेज टू पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 1 माइनस 2, मतलब इसमें अब ऐसा है ना, ये टर्म ऐसे जाएगी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, आपके पास आ रहा है b माइनस 1 इंटू में c, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ गया, ऐसे हो गया ये। अब ना देखो ये ना साइन रेज टू पावर 4 और साइन रेज टू पावर 2, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो उस कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को हाफ करते हैं। 1 का कोफिशिएंट हाफ किया तो 1/2 हो गया, स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, उस 1/4 को प्लस माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे मैं इतना सिंप्लीफिकेशन तो कर ही देता हूं पहले। एफ डैश एक्स के लिए क्या आएगी, साइन 4x माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और जो 1/4 आया था उसको मैंने प्लस किया, इसके साथ छोड़ दिया 1/4 को। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, उसको आधा किया 1/2, स्क्वायर किया 1/4, वैल्यू प्लस करेंगे आगे और माइनस करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट इस ब्रैकेट में माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 सी, और क्या था आपके पास माइनस 1 था, माइनस 5/4 आपने यहां लिख दिया, सॉरी माइनस 1/4, माइनस 1/4 यहां लिख दिया। आप बोलोगे 1/4 कहां से आया माइनस का, प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। यहां पे क्या बचा, माइनस में सी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 इंटू में सी, और ये बन गया माइनस 5/4, ठीक है। अब हमारा सारा जो डिस्कशन है अब इस पे आ गया, एफ डैश एक्स पे। इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा स्ट्रिक्टली नहीं लिखता तो हम क्या लेंगे, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा एफ डैश एक्स का आंसर क्या आया पीछे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बना देता हूं मैं यहाँ पर ढंग से, 1/2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या था माइनस में सी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 इंटू में सी माइनस में 5/4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार वेरीफाई कर ले, क्योंकि एक प्लस माइनस की गलती काम खराब कर देगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को मुझे पॉजिटिव प्रूव करना और सी की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, सॉरी बी की वैल्यू पूछी थी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला गया। तो इसकी अगर मैं बात करूं, कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कह रहा है साइन एक्स की अगर वैल्यू, देखो अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 लेता हूं, ध्यान से समझना, साइन एक्स वैल्यू 1/√2 ली, उसके स्क्वायर की वजह से क्या हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1/2 इज 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। अदरवाइज कह रहा है साइन एक्स की कुछ और वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, माइनस करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ओवरऑल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्या कह रहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 0 है। तो अगर मैं कम वैल्यू पे देख रहा हूं कि आंसर पॉजिटिव है ना, अगर 0 पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कह रहा है उसमें अगर मैं वैल्यू ऐड करता जाऊंगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। ये अगर मैंने 0 ले लिया तो 0 प्लस दिस पॉजिटिव अगर आ रही है वैल्यू, तो कह रहा है 0 से ऊपर कोई और वैल्यू लोगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही ले रहे हो ना, लीस्ट वैल्यू 0 ली है तो उससे बढ़ा के ले रहे हो वैल्यू, तो वैल्यू प्लस होके तुम्हें आंसर पॉजिटिव ही तो देगी, नेगेटिव थोड़ी कर देगी वो वैल्यू। तो इसको तो मैंने 0 ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 सी माइनस 5/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होता है, जैसे इसमें वेरिएबल सी बन गया हमारा, सी स्क्वायर और सी की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई, नेगेटिव कॉमन लिया, सी स्क्वायर माइनस में बी माइनस 1 इंटू सी प्लस 5/4, और माइनस कॉमन लेके जब उधर शिफ्ट किया, या आप कह सकते हो कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ था क्वेश्चन, अगर पीछे देखोगे ना, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर पे अब इसमें देखो आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ सी का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमारे पास फिर वो 3 फिल्टर हो गए केस, एक तो ये केस बन गया, एक ये केस बन गया,
और एक ये केस बन गया। अब देखना इसमें लॉजिकली देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव और इक्वल टू जीरो कब आ रहा है? कह रहे इस पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, इस पे ना तो जीरो है और ना ही नेगेटिव एक्सप्रेशन। अच्छा, इस केस पे जीरो आ रहा है, यहां पे इस पे फंक्शन हमारा जीरो बन रहा है, और इस केस में देखो नेगेटिव आ रहा है, कुछ जगह आ रहा है नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि कब होगा? जब डी पॉजिटिव होगा तो फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, और डी जब जीरो के इक्वल है तो फंक्शन जीरो आ रहा है। इन दो पॉसिबिलिटीज पे हमारा जो एफ एक्स है, या मैं इसमें क्या बोलूंगा, फंक्शन ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और ए मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव है, देन डी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बच्चों कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दिया साथ के साथ। ठीक है, इसमें देखो वो तीन नेगेटिव वाले केस फिल्टर कर दिए हमने, क्योंकि इसमें तो हमें ए को भी लेट करने की जरूरत नहीं है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर तो 1 ही है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो यही तीन केसेस है। उनमें देख लो हमारा फंक्शन नेगेटिव कब कब हो रहा है या जीरो कब आ रहा है। इन दो केसेस में आ रहा है, उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? माइनस में b माइनस वन, मतलब b का स्क्वायर ले लिया, माइनस 4a, a तो 1 है और c कितना है? पॉजिटिव 5/4। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये बना b माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करा, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2b माइनस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो आप b की दो वैल्यूज निकाल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। b की दो वैल्यू क्या होगी? क्या होता है? माइनस b, मतलब समझ रहे हो, मैं जो कोएफिशिएंट लेना चाह रहा हूं, मैं इसको x को एज्यूम करके चलो ना, ऐसे लिख देता हूं, चलो तुम लोगों के लिए, ये लो कैपिटल में लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इन केस अगर कोई डाउट हो तो। वैसे इतना हाई कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सब चीज तो बहुत बेसिक है तुम लोगों के लिए। माइनस b कितना है? b तो आपका कितना हो गया? माइनस में 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 1 है और c आपका माइनस में 4 है। डायरेक्टली कर सकते हो आप, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है, ये चीजें हवा में हो जानी चाहिए। इसको हटा दूं, अब तो इसका यूज नहीं है, तो यहां पे b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2 प्लस माइनस √20 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन में 2, तो b की दो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √5। नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं, नंबर लाइन पे बात करूं तो 1 माइनस √5 इधर आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है आपको, 1 माइनस √5 इधर आएगा और 1 प्लस √5 इधर होगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट इंक्लूड हो गए? बिल्कुल हो गए, क्योंकि इनइक्वालिटी पे इक्वल टू भी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी क्या कहती है? जो दो रूट्स आए हैं आउटसाइड द इंटरवल, तो हमारा b का आंसर ये और ये होगा। तो b बिलोंग्स टू, फाइनली कैसे लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √5 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 प्लस √5 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का आपने क्वेश्चन कर लिया। आई बात समझ? ठीक है, तो यहां पे इंटीग्रेशन का जो हल्का सा इंट्रोडक्शन आया वो आप समझ सकते हो, उसको कि एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, और उसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? एडवांस का था ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे। आज के लेक्चर का एक छोटा सा टॉपिक बचा, प्रूविंग इनइक्वालिटी, ये भी एडवांस का टॉपिक है आपका। ठीक है, प्रूविंग इनइक्वालिटी, तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इसके कोई फॉर्मूले नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, कुछ नहीं है। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो आपको पता है, और आपको इनइक्वालिटी किसी भी फॉर्म की दे दे, आपको कहता है कि आप सिंगल फंक्शन कंसिडर कर लो, इसे एक सिंगल फंक्शन बना लो। इसे कैसे? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सबको एक तरफ ले आओ इनइक्वालिटी के, ln 1 प्लस एक्स माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा, डोमेन दिया हुआ है, बाद में बात करेंगे इससे। आपको कह रहा है कि इनइक्वालिटी चेक करनी है कि भाई ऐसा होता है कि आपको ना ऑप्शन दे देता है 4, और देखना होता है उसमें से कौन सी इनइक्वालिटी वैलिड है। तो हमने इसको फंक्शन बनाया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहीं नहीं लिखा, इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने इसका f डैश एक्स निकाला,
तो यहाँ पे नेचुरल लॉग का क्या हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स और 0 प्लस 1, ये -1 हो गया, इसका क्या हो गया 2x अपॉन में 2, तो सिर्फ x बचा। हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स सिंप्लीफाई होके क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब डोमेन काम आएगा, उसने बोला है कि x की वैल्यू फॉर x की वैल्यू तो देखो 0 से इन्फिनिटी दे रखी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स का जो आंसर आया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, वो कह रहे देखो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही था, एक्स पॉजिटिव रखोगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिख रही है मुझे, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी। जिन वैल्यूज पे बात कर रहा है, जो डोमेन दिया उसी पे ही इंक्रीजिंग होगा, डोमेन के अलावा तो वैल्यूज आ ही नहीं सकती इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल की, मान गए। अब इसमें कहता है x की वैल्यू की बात करो, आप x की वैल्यू के बारे में सोचो, x की वैल्यू देखो 0 से बड़ी है, आप लिखोगे यहां पे कि x अगर 0 से बड़ा है, ठीक है x 0 से बड़ा है वैलिड है, तो कह रहा है ये अगर fx इंक्रीजिंग है तो दोनों तरफ अगर मैं f को ऑपरेटर अप्लाई कर दूं fx और f0, तो कह रहा है इनइक्वालिटी सेम ही तो रहेगी। इंक्रीजिंग की यही तो डेफिनेशन है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो fx भी ग्रेटर देन fy होगा, x ग्रेटर देन 0 है डोमेन के अकॉर्डिंग तो fx ग्रेटर देन f0 होगा। कह रहा बस फंक्शन एट 0 की वैल्यू निकाल लो, फंक्शन एट 0 निकालना, फंक्शन एट 0 log 1 प्लस 0 मतलब log 1 0 होता है, ये 0 ये भी 0, तो फंक्शन एट 0 की वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई 0 आ रही है, 0 आ रही है। और fx क्या लिया था आपने ln 1 प्लस एक्स माइनस में x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये पूरा उठ के उधर चला गया, तो आपकी इनइक्वालिटी बिल्कुल सही है। यही प्रूव करने इनइक्वालिटी में आपको क्या कहते हो, आया समझ? तो ये तरीका है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका जो कंबाइंड इनइक्वालिटी का है, ठीक है, ये तो एक सिंगल इनइक्वालिटी थी है ना, दो फंक्शंस की, एक देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों लेक्चर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये एडवांस में आता है, वो ये ना करवाया नहीं होता ये टॉपिक तो फिर मिस हो जाता है। ये भी हमने कवर कर लिया प्रूविंग इनइक्वालिटी के नाम से, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब देखो कंबाइंड इनइक्वालिटी दे दी आपको है ना, तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, आपको ये दिया हुआ है, अब दो इनइक्वालिटी को एक साथ तो हम ले नहीं सकते, ये दिया हुआ है जिसमें आपको बता दिया कि जो x है इट बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2। तो मैंने इसमें पहला एक फंक्शन लिया, जिसमें sin x को ना मैंने इधर भेज दिया, x माइनस में sin x। कंबाइंड इनइक्वालिटी जब ऐसे होती है तो इसको मैंने इधर भेजा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मूव किया इधर, एफ डैश एक्स निकाला, कितना हो गया 1 माइनस में cos x हो गया। अब सिर्फ इसका नेचर ही तो चेक करना है। वो कहता है देखो अगर 0 से π/2 की अगर आप बात करते हो, क्या करते हो 0 से π/2 की बात, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जब π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा, π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा और 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वैल्यू क्या होगी हमारी ना 0 और 1 के बीच में रहेगी। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और 1 के बीच में रहेगी, और जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तो 1 में से माइनस करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर मान लो 0.1 है, आंसर आ रहा है 0.1, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होती है, तो 0.1 आ रहा है 0.9 आ गया, मान लो 0.5 आ रहा है किसी वैल्यू पे है ना, तो आपका 0.5 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। 4 x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इस वजह से क्योंकि हमारा x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। अब अगर पॉजिटिव है तो fx क्या आ गया, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव है ना, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 आता अगर यहाँ पे एंड एलिमेंट्स इंक्लूड होते है ना, आप cos 0, अब यहाँ पे अगर cos 0 रखते हैं तो 1 आ जाता, तो 1 माइनस 1 0 होता है, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आता, तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन लिखते। अभी हम स्ट्रिक्टली फंक्शन लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2, और जब ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन बन जाती है ना, तो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं आप ऐसे ना कोई वैल्यू लिया करो, फॉर x ग्रेटर देन 0, x तो 0 से ज्यादा लेना ना आपको, तो अगर f इंक्रीजिंग है तो अगर मैं fx और f0 को लेता हूं तो इंक्रीजिंग की इनइक्वालिटी रहेगी यहां पर। अब फाइनली क्या करना होता है, f0 है क्या,
फंक्शन एट जीरो देखना, एफ जीरो क्या हुआ, ये जीरो और साइन जीरो ये भी जीरो, जीरो आ रहा है। तो हमने क्या करा, x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन साइन एक्स। तो देखो एक इनइक्वालिटी तो आ गई। आपको क्या कह रहा था कि साइन एक्स शुड बी लेस देन एक्स, साइन एक्स शुड बी लेस देन एक्स, आ गया। दूसरा फंक्शन लो, अब दूसरा फंक्शन gx लेते हैं। gx में क्या करो, देखो इसमें मैंने साइन एक्स को इधर भेजा था ना, इसमें tan x को इधर लेकर आओ, x माइनस tan x, x माइनस tan x। अच्छा कहानी वही है कि x की वैल्यू मेरी 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो मैंने g डैश x निकाला, तो ये आ गया 1 माइनस में sec स्क्वायर x, 1 माइनस में sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का डोमेन अगर देखोगे ना, आपको याद अगर हो, sec स्क्वायर x, sec x का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, sec x की वैल्यू स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ रही है वैल्यू, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब मैं स्क्वायर करूंगा वैल्यू तो 1 तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि वही बात है ना, एंड एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो 1 से ज्यादा ही आएगी। जब 1 से ज्यादा ले रहे हो स्क्वायर करके वैल्यू और बढ़ गई, तो 1 में से माइनस करोगे वैल्यू को, ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा। दोबारा बताऊं, इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगी ना, sec x की वैल्यू स्क्वायर करने पे क्या होगा, वैल्यू और बढ़ जाएगी 1 से ज्यादा, है ना। तो 1 में से माइनस करोगे 1 से ज्यादा वैल्यू को, तो नेगेटिव आएगा। तो gx इस बार क्या हो गया, gx आपका आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इन 0 से π/2 यहां पे। अब डिक्रीजिंग फंक्शन हो या इंक्रीजिंग हो, आप ऐसे ही करो कि x की वैल्यू किससे ज्यादा है, आप लिखोगे फॉर x ग्रेटर देन 0, और g ऑपरेटर जब मैं अब लगाऊंगा यहां पे, देखना असली जो मेन बात है इसमें, जैसे ही मैंने g ऑपरेटर लगाया इनइक्वालिटी चेंज हो गई। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब g एट 0 क्या होगा, g एट 0 भाई 0 रखा, ये 0 हो गया, tan 0 ये भी 0 होता है, तो gx भी लेस देन यहां पे 0 आ गया। अब gx की वैल्यू क्या ले रखी है आपने, x माइनस में tan x लेस देन 0 आ गया, तो x लेस देन tan x आ गया, इनइक्वालिटी 2 आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 उसमें बोल रहा था कि जो आपका x है वो sin x से ज्यादा है, और यहां पे x आपका tan x से कम हो गया, तो आपकी इनइक्वालिटी प्रूव्ड। आया समझ, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर था ये, मेंस और एडवांस लेवल का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप जितने मैक्सिमम कर सकते हो करो, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी ये सब भी रहता है, वो लास्ट लेक्चर होगा मोनोटोनिसिटी का, वो करके फिर हम मैक्सिमम मिनिमम पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।